गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग जो है गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। गॉस लॉ के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि गॉस लॉ होता क्या है। गॉस लॉ जैसा कि आपको पता है कि भी आपके पास यदि कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उसके अंदर जो है मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कोई नेगेटिव चार्ज रखा है, वी डोंट केयर के अंदर कैसा चार्ज है। ओके, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम है तो इस केस में जो है आपके पास में फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनक्लोज्ड चार्ज। ये आपका गॉस लॉ कहता है यहाँ पे। ओके, सो अब आज जो है हम इस गॉस लॉ की एप्लीकेशन करेंगे। देखो, द थिंग इज कि गॉस लॉ को स्टडी करें या ना करें जो है ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई टू स्टडी द गॉस लॉ। ओके, तो गॉस लॉ जो है हमारे काम को आसान कर रहा है। देखो अभी जैसे मैं आपको ये एप्लीकेशन कराऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, तो इसके अंदर आपको ये समझ आएगा कि अगर विदाउट गॉस लॉ भी इसको डिराइव किया जा सकता है, बट द थिंग इज कि उस प्रोसेस में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बट गॉस लॉ हमारे लिए उसी प्रोसेस को बहुत ज्यादा इजी कर देता है। तो दैट इज वाई स्टडी ऑफ द गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कर लिए हैं, अब इसकी हम लोग पहली एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टडिंग दिस एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें और बताना चाहूंगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है बिफोर स्टडिंग द गॉस लॉ। ओके, तो सबसे पहले जो है मुझे जो आपको बताना है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, जो इसका पार्ट नहीं है वो इससे अलग आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में। ठीक है, तो वो चीज हमारे पास क्या रहेंगी, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डेंसिटीज। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डेंसिटीज। तो बेटा तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी में। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे आपके पास मान लो एक लाइन है किसी मटेरियल की, ठीक है, एक सिंपल वायर है आपके पास में, आपने इस वायर के ऊपर आपने चार्ज को अप्लाई कर दिया, इस तरह से आपने इसके ऊपर चार्ज को रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहती है हमारी कि इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, इसको रिप्रेजेंट तो करेंगे हम लोग लैम्डा से। वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वही लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू, जैसे मान लो आपके पास कोई भी वायर का स्मॉल पार्ट आपने कंसीडर कर लिया, ये इसकी लेंथ है आपकी dl और इसके ऊपर चार्ज है आपका dq। ओके, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू dq बाय dl। तो ये आपके पास में दिस थिंग इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन ए कॉन्टिन्यूअस वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट रहेगी आपकी कूलम पर मीटर। ओके, तो ये आपके पास में क्या आ गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, फिर नेक्स्ट जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डेंसिटी जो हमारे काम की है दैट इज कॉल्ड एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एरिया चार्ज डेंसिटी। अब एरिया चार्ज डेंसिटी क्या है, मान लो आपके पास में एक शीट है लाइक दिस बोर्ड, ये बोर्ड है पूरा आपका। ठीक है, इस पूरे के पूरे बोर्ड के ऊपर आपने जो है क्या करा, चार्ज को रख दिया इसके ऊपर। तो मान लीजिए जैसे ये मेरा बोर्ड है तो मैंने इसके ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो सिग्मा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू, आपने क्या करा इसके किसी स्मॉल पार्ट के ऊपर मान लेते हैं उसका एरिया है dA और उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है dQ का, तो सिग्मा इज इक्वल टू dQ डिवाइडेड बाय dA। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया चार्ज डेंसिटी। ओके, तो चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन ए कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज कॉल्ड एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो सिग्मा इज इक्वल टू dQ बाय dA। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एज यू कैन सी कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपकी एरिया चार्ज डेंसिटी। ओके, थर्ड जो है हमारी दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास डेंसिटी का जो सिंबल होता है वही इसका सिंबल है रो। ओके, तो जैसे मान लो आपके पास में एक स्फेरिकल बॉडी है, पूरी पूरी स्फेरिकल बॉल है। ओके, आपने उस पूरी की पूरी स्फेरिकल बॉल के ऊपर चार्ज को रख दिया, तो मान लेते हैं इस पूरी, इसके अंदर जो है पूरे के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, इंसुलेटिंग बॉडी है और इसके अंदर भी चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, सो इस सिचुएशन के अंदर अगर मुझे निकालना होगा तो रो मुझे देखना है, तो दैट इज मान लो इसके किसी स्मॉल वॉल्यूम के हिस्से के अंदर जिसकी वॉल्यूम dv है, dq का चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर। तो उस सिचुएशन में अगर मुझे रो की वैल्यू लिखनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय dv। ठीक है, तो चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई आपकी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट होगी आपकी, जैसा कि नाम में ही पता लग रहा है आपको, कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज द थिंग जो हमें ये आगे की इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करने से पहले हमें जिनके बारे में पता होना चाहिए। पहली क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरी क्या है? एरिया चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड थर्ड क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। अब आता है अपनी पहली एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस लाइन चार्ज। तो लेट अस स्टडी इट। So first of all we have the electric field due to a continuous line charge। तो इसके अंदर क्या चीज है मेरे पास में? ये हमारे पास में एक लाइन है, इसके ऊपर हमने कॉन्टिन्यूअसली जो है एक चार्ज को रख दिया। ठीक है, अब जब इसका डेरिवेशन करवाया जाता है आपसे, तो इसके अंदर एक और चीज मेंशन कर जाती है कि जो आपकी लाइन चार्ज है, दिस इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, वेरी लार्ज। ठीक है, इसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा है, तो आई कैन सेफली से कि भाई इसकी जो लेंथ है इधर तो इन्फिनिटी तक फैली हुई है एंड इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी तक फैली हुई है। ठीक है, तो अब मुझे इस वाली लाइन चार्ज की वजह से, जिसकी जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसकी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इस सिचुएशन में मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ओके, अब गॉस लॉ को अगर मुझे कभी पर भी यूज करना है बेटा, तो गॉस लॉ को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कि भाई जो है द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज चार्ज इन क्लोज पर यूनिट पर एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब इस क्लोज सरफेस जो है, जो भी मैंने अपना क्लोज सरफेस अज्यूम करा है, गॉस लॉ को यूज करने के लिए गॉसियन सरफेस को बनाना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। तो इसके केस में मैंने अपना जो गॉसियन सरफेस बनाया वो कुछ इस शेप का बनाया है। ठीक, दिस इज द गॉसियन सरफेस दैट आई हैव मेड। इसको सिलिंड्रिकल शेप का हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इसके अराउंड मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट्स हैं मेरे, जो है एक तो ये पार्ट हो गया मेरा, दैट इज सरफेस नंबर 1। दूसरा ये पार्ट हो गया, दैट इज सरफेस नंबर 2। एंड तीसरा ये जो कर्व्ड सरफेस पार्ट है, दैट इज सरफेस नंबर 3। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जितना भी फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से पास होगा, दैट इज इक्वल टू दी क्यू इनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन। जितना भी चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है उसके डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इक्वल है उसके। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, होल सिलेंडर is equal to charge enclosed divided by epsilon naught। नाउ इस जो पूरे के पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, दैट इज द सम ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 and 2 and 3। तो therefore फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 प्लस फ्लक्स थ्रू 3 मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने जो है तीनों का फ्लक्स लिखते हैं। ओके, अब एज यू कैन सी दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सीधा सीधा बाहर की तरफ निकलता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सिलिंड्रिकल रीजन के बाहर निकल रहा है।
तो आपको जैसे इसमें से ऑब्जर्व भी हो रहा होगा, तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल इस थर्ड सरफेस से पास हो रहा है और फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या उधर नहीं जा रहा। तो देयरफॉर फर्स्ट सरफेस का कंट्रीब्यूशन भी जीरो एंड सेकंड सरफेस का कंट्रीब्यूशन भी जीरो। तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 3 मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ जो थर्ड सरफेस है उससे निकलने वाला फ्लक्स निकालना, तो मुझे इसका फॉर्मूला दैट इज E इंटू एरिया। ये हम फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज E A cos थीटा। सो इस केस में मुझे और आगे इसको डेवलप करना है, तो हम उस साइड पे नोट डाउन करते हैं इसको। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 3 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू व्हाट इज द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द थर्ड सरफेस। यस बेटा, सो दैट एज वी कैन से, अगर इसका रेडियस अगर हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन है r दे रखा है और इसकी लेंथ हमें क्वेश्चन के अंदर l दे रखी है, तो उस सिचुएशन के अंदर मुझे अगर इसका फ्लक्स निकालना है थर्ड सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू में कोस 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई r l। तो ये आ गया थर्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स का फॉर्मूला। तो दिस इज फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 3। ओके, सो this is equation number 1, this is equation number 2, equating 1 and 2 we get, equating 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में 2 पाई r l इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो electric field will be equal to Q enclosed divided by 2 pi r epsilon naught into में L। Okay बेटा, now what is charge per unit length? Charge per unit length is, as we know, this is lambda, so electric field must be equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught r। So बेटा this is the first derivation of the applications of the Gauss law। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। तो Gauss law क्या कहता है हमारा, Gauss law के अकॉर्डिंग the amount of electric flux passing through a closed surface is equal to Q by epsilon naught। ये हमारा Gauss law हमें समझा चुका है। ओके, नाउ इसका पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस लाइन चार्ज दैट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो इसके हमने क्या करा, ये मेरी वो जो वायर है इसके अराउंड एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लिया मैंने सबसे पहले। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके अराउंड एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया, मैंने देखा कि इसके तो 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट। फिर हमने देखा कि कोई जितना भी फ्लक्स इसके अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है वो केवल थर्ड सरफेस से एग्जिट कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस से एग्जिट नहीं कर रहा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स जो आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया, पहले का फ्लक्स, दूसरे का फ्लक्स एंड तीसरे का फ्लक्स। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट नहीं कर रही हैं, तो इनका फ्लक्स 0 हो जाएगा, सिर्फ थर्ड सरफेस का फ्लक्स बचेगा। तो दिस इक्वेशन दैट आई गॉट, मैंने इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई ऑल्सो नो कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा। ओके, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है आपका, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी ऊपर की डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा इनके बीच में। सो E A cos 0 डिग्री। Now what is the curved surface area of a cylinder, that is 2 pi r l। So यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2 pi r l कर दिया हमने, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। Now equating equation 1 and 2 we get E into 2 pi r l is equal to Q by epsilon naught। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, 2 pi r l को नीचे की तरफ ले गए तो Q by में 2 pi r epsilon naught into L। Now we also know Q by L is equal to lambda, charge per unit length is called lambda। तो lambda by 2 pi epsilon naught r, ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ओके, सो एज यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है इस केस में। और अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो E वर्सेस R का, तो वो कैसा बनेगा, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, E वर्सेस R। ओके, सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो ये मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की। आई होप इसको आप घर पे एक बार अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करें अपनी, एंड आपको जो भी डाउट्स आते हैं तो मुझसे आप उस व्हाट्सएप पेज से डाउट्स भी ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।